Hello friends, my name is Disha. Welcome to this channel Medipedia. Today we will discuss about characteristics of monosaccharides. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो मोनोसैक्राइड्स है वो क्या होते हैं, डाइसैक्राइड्स क्या होते हैं एंड साथ ही में हमने देखा था कि ऑलिगोसैक्राइड्स एंड पॉलीसैक्राइड्स क्या होते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए लेके आऊंगी वीडियोस इंडिविजुअली। तो आज हम लेके आए हैं मोनोसैक्राइड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको कहा था लास्ट वीडियो में कि ग्लूकोज है वो फ्रक्टोज के आइसोमर है एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीएचए का आइसोमर्स है। बट मैंने आपको कहा था कि मैं अभी नहीं बताऊंगी आइसोमर्स क्या होते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक मोनोसैक्राइड्स का होता है स्टेरियो आइसोमर्स। अब ये स्टेरियो आइसोमर्स क्या होते हैं ये हम देखते हैं। सो देखिए, the compounds having same structure formula, मतलब कि जितने भी कंपाउंड्स हैं उनका क्या होगा, फॉर्मूला तो सेम होगा, मतलब कि वो दिखने में क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा, बट डिफरेंट स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन। इसे हम कैसे समझेंगे, इसे हम समझेंगे आईने से, कि जब भी हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो आईना है अपना लेफ्ट आईने में राइट होता है, आईने वाले का लेफ्ट लेफ्ट अपना राइट होता है, ऐसा ही कुछ होता है। अपना राइट उसका लेफ्ट, उसका लेफ्ट अपना राइट, ऐसा ही कुछ होता है ना। तो हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है, दिखने में सेम है लेकिन थोड़ी सी चीजें एक्सचेंज हो गई है, लेकिन फॉर्मूला तो सेम है। आईने में दिखते हैं तो दिखूंगी तो मैं ही, ऐसा तो नहीं होगा कि कोई और दिखेगा, तो नहीं, स्ट्रक्चर तो सेम है, बस थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ का वहां हो गया है। एसिमेट्रिक कार्बन्स, अब जब भी आपको स्टेरियो आइसोमर्स समझना है तो आपको क्या समझना पड़ेगा, एसिमेट्रिक कार्बन को भी यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। तो एसिमेट्रिक कार्बन्स क्या होते हैं, इट मींस 4 डिफरेंट ग्रुप्स क्या अटैच है, 4 अलग अलग टाइप के ग्रुप्स अटैच है टू द सेम कार्बन, टू द सेम कार्बन। तो इसे मैं कैसे समझूंगी, तो इसे हम समझ सकते हैं इजीली बाय ए डायग्राम, कि मान लीजिए आपके पास क्या है, यहाँ पे एक कोई कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन के साथ क्या है, एक ए ग्रुप अटैच है, एक यहाँ पे इसके साथ बी अटैच है, एक यहाँ इसके साथ सी अटैच है, एक यहाँ इसके साथ डी अटैच है। ऐसे ही हम समझ सकते हैं, मतलब एक कार्बन एक चीज के साथ 4 अलग अलग चीजों को अटैच होना, हम सिंपल वर्ड्स में से ऐसे कहेंगे। एग्जाम्पल दैट द ग्लिसरल्डिहाइड, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ग्लिसरल्डिहाइड, अगर आपको स्टीरियोआइसोमर्स को समझना है तो। ये एक ट्रायोस होता है एंड इट इज द सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड्स विद वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम। ग्लिसरल्डिहाइड जो है उसके पास ओनली एक एसिमेट्रिक कार्बन होता है। अब एक एसिमेट्रिक कार्बन है, इसका मतलब उसके पास क्या है, 2 आइसोमर्स है, 2 स्टेरियो आइसोमर्स है। क्या देखेंगे हम, 2 स्टेरियो आइसोमर्स है। ग्लिसरल्डिहाइड को हमने सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड क्यों कहा, क्योंकि आज से पहले मैंने ट्रायोस के अलावा मोनोस तो कभी नहीं सुना। कभी सुना है आपने कि कुछ मोनोस जैसा कुछ होता है, कि हाँ एक टर्म है जो मोनोस होती है, मोनोस। एक टर्म ऐसी भी है जो क्या होती है, मोनोस होती है। नहीं सुना है मोनोस, ठीक है। या एक कोई ऐसी टर्म सुनी है जो डायोज होती है, तो ना, डायोज भी क्या है, कोई टर्म डायोज भी नहीं होती है। तो जब मोनोज एंड डायोज जैसी कोई टर्म ही नहीं है तो सबसे छोटी टर्म क्या है, ट्रायोज है, राइट। इसके पास एक एसिमेट्रिक कार्बन होता है क्या, सच में, तो हाँ जी, नीचे देखिए जो ग्लिसरल्डिहाइड है उसके पास एक एसिमेट्रिक कार्बन है, यहाँ देखिए ये वाला जो सी है इसके साथ क्या है, चारों साइड अलग अलग ग्रुप्स अटैच है। अब इसलिए एक एसिमेट्रिक कार्बन है, इसके पास 2 स्टेरियो आइसोमर्स है, एक तो ये है डी एंड एक है एल, ठीक है। दो इसके पास क्या है, स्टेरियो आइसोमर्स है, एक है डी एंड सेकंड वन इज एल। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसके पास 2 एसिमेट्रिक कार्बन्स है, एक एसिमेट्रिक कार्बन्स है एंड 2 इसके पास स्टीरियो आइसोमर्स है। नेक्स्ट हम कहेंगे दैट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H एंड OH, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H एंड OH
एट द सेकेंड कार्बन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो हाँ जी बिल्कुल, सेकेंड कार्बन की वजह से ही क्या बना है, ये एसिमेट्रिक कार्बन बना है। The two mirror images are formed as denoted as D and L। अब ये D and L क्या होते हैं ये हम आगे देखेंगे। पी के लिए जस्ट इतना है कि मैं D हूं और जो आईने में हमें दिखता है वो L है, ठीक है। All monosaccharides can be considered as molecules derived from glyceraldehyde by a successive addition of carbon atom. This is also called as absolute configuration। ये absolute configuration क्या होता है, क्या है ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन? तो देखिए, मैंने क्या कहा, जैसे कि हम कहते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि जितने भी टिश्यूज है वो सेल से बने हुए हैं, जितने भी सिस्टम्स है वो सेल से बने हुए हैं, जितने भी ऑर्गन्स है वो सेल से बने हुए हैं, इवन अपनी जो बॉडी है वो भी क्या है, सेल से बनी हुई है। तो सेल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है अपनी लाइफ की। वैसे ही मैं क्या कह सकती हूँ कि अगर हमने कभी भी लाइफ में हमने क्या नहीं सुना है, मोनोस को तो सुना ही नहीं है, एंड ना ही मैंने कभी क्या सुना है, ना ही मैंने कभी डायोस सुना है, डायोस भी नहीं सुना है, डायोस भी मैंने क्या नहीं किया है, नहीं सुना है। तो जब मोनोस एंड डायोस मैंने सुना ही नहीं है तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी हो गई है अपनी, ट्रायोस हो गई है। एंड ट्रायोस इस सेल के साथ एक सेल जुड़ती है, दो सेल जुड़ती है, तीन सेल जुड़ती है तो टिश्यू बनते हैं। वैसे ही ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ जब कार्बन्स जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं, बाकी मोनोसेक्राइड्स बनाते हैं। तो एक मोनोसेक्राइड, कोई भी मोनोसेक्राइड है वो किससे मिलके बना होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ जब कार्बन के एटम्स जुड़ते जाएंगे तो वो मोनोसेक्राइड बन जाएगा। इसी को हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। द नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स बाय द फॉर्मूला 2n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स। अब ये तो इसने बहुत अच्छी बात बताई कि जब भी आपको क्या देखना है, पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर्स देखने हैं तो हम उसमें क्या देखेंगे, एसिमेट्रिक कार्बन्स कितने हैं। एंड मान लीजिए इफ एसिमेट्रिक कार्बन्स कितने हैं, वहां पे 2 है, तो जो स्टेरियो आइसोमर्स है वो कितने होंगे, 2n होगा, और अपना n कितना है, 2 ही है। तो टोटल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे इसके पास, 4 टोटल आइसोमर्स इसके पास में हो जाएंगे। तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं द पेनुल्टिमेट कार्बन एटम दैट इज C5 इन द केस ऑफ ग्लूकोज। कौन सा है, ये वाला C5 क्या है, penultimate carbon atom है। The configuration of H and OH is changed and two mirror images are formed। देखिए यहाँ से, यहाँ हम क्या देखते हैं, जो H इस साइड थे वो इस साइड हो गए हैं, OH जो इस साइड थे वो इस साइड हो गए हैं, जिसकी वजह से आईने की जैसी ही तो इमेज फॉर्म हुई है। In D and L varieties, the group is second, third, fourth and fifth carbon। Obviously, कौन-कौन से किस किसने पार्टिसिपेट किया है, एक तो सेकंड वाले कार्बन ने, एक थर्ड ने, एक फोर्थ ने एंड एक फिफ्थ ने। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एंड सिक्स्थ क्या नहीं है, एसिमेट्रिक कार्बन ही नहीं है। तो ये क्या है, 4 एसिमेट्रिक कार्बन्स है, तो इसकी फॉर्म 16 आइसोमर्स होते हैं। बट लेकिन मैम अभी तो आपने बताया कि ये 2n होना चाहिए, तो ये 80 स्टेरियो आइसोमर्स होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे आइसोमर्स कहा गया है, स्टेरियो आइसोमर्स नहीं। तो हम आगे देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या अलग टाइप के भी आइसोमर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब हमने लास्ट वीडियो में हमने जब एक देखा था बायोकेमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ डाइसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, तो हमने क्या वर्ड यूज किया था, डी, ओनली डी 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 यूज किया था। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देखना, वहां हमने ओनली डी माल्टोज, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज क्यों यूज किया था, बिकॉज अपनी बॉडी में डी sugars are naturally occurring sugars and body can metabolize only डी sugars। मतलब कि जो अपनी बॉडी है उसमें नेचुरली कौन सी शुगर पाई जाती है, डी टाइप शुगर्स पाई जाती है, एंड बॉडी भी ओनली डी शुगर्स को ही मेटाबोलाइज कर सकती है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक, चले हम आगे, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जिसे हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। एंड ऑप्टिकल का मतलब कुछ ना कुछ तो लाइट जैसा मुझे लग रहा है, तो हाँ जी बिल्कुल लाइट जैसा ही है। तो इसे हम कैसे समझेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी,
किसकी वजह से होती है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए दैट द प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिकल कार्बन एटम्स कॉजेस ऑप्टिकल एक्टिविटी। जितने भी एसिमेट्रिकल कार्बन एटम्स है उसी की वजह से क्या होती है? ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है। मतलब कि ये कि अपना एक सॉल्यूशन है यहाँ पे, जब मैंने इससे लाइट को पास किया तो लाइट क्या होगी? या तो राइट साइड में जाएगी या लेफ्ट साइड में जाएगी। ऐसा ही होता है कि जब भी हम किसी सॉल्यूशन से लाइट क्रॉस करते हैं, लाइट पास करते हैं, तो मूव होती है। ये तो हम 11th से पढ़ते आए हैं, बचपन से पढ़ा है, ठीक है, बट 11th में कुछ ज्यादा ही पढ़ा था। तो अगर या तो वो किस साइड होगी? राइट साइड में जाएगी, या वो किस साइड जाएगी? लेफ्ट में जाएगी। ऐसा ही कुछ होता है ना, या तो वो लेफ्ट में जाएगी या वो किस में जाएगी? राइट साइड में जाएगी, ठीक है। तो when a beam of plain polarized light is passed through a solution of carbohydrates, ये सॉल्यूशन किसका था? ये सॉल्यूशन था कार्बोहाइड्रेट्स का सॉल्यूशन था, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। हमने क्या देखा? इट विल रोटेट द लाइट आइदर टू राइट और लेफ्ट, ठीक है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो लाइट है वो हमेशा कहाँ पे? ये जो राइट साइड में, अगर क्या होता है, अगर आपकी जो लाइट है वो कौन सी साइड मूव करती है? राइट साइड मूव करती है। तो ये क्या है? अपनी डी टाइप ऑफ लाइट है। कौन सी लाइट है ये? अपनी डी टाइप ऑफ लाइट है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये क्या है? अपनी डी टाइप ऑफ लाइट है, ओके। एंड इफ मान लीजिए लेफ्ट साइड में मूव करती है तो ये कौन सी लाइट है? लेफ्ट वाली, एल, लीवो रोटेटरी रोटेशन है या लाइट है। एन ऑप्टिकल आइसोमर, एक जो ऑप्टिकल आइसोमर है वो डी प्लस हो सकता है, डी माइनस हो सकता है, एल प्लस हो सकता है एंड एल माइनस हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड डी एंड एल, ठीक है, लीवो रोटेटरी। तो डी ग्लूकोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, जबकि जो डी फ्रक्टोज है वो लीवो रोटेटरी होता है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चले हम आगे। नेक्स्ट इज रेसेमिक मिक्सचर। अब ये रेसेमिक मिक्सचर्स क्या होते हैं? तो देखिए, मान लीजिए कि अपना जो ये सॉल्यूशन था ना, ये जो अपना सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन में क्या थे? इस सॉल्यूशन में टैन तो थे डी टाइप ऑफ, टैन थे एल टाइप ऑफ, ठीक है। मतलब if D and L isomers are present in equal concentration, दोनों equal concentration में थे, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। ये डीएल मिक्सचर भी कह सकते हैं। रेसिमिक मिक्सचर में क्या होगा? कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं होगी। क्यों नहीं शो होगी? क्योंकि इस टैन को क्या किया है? कैंसिल किया है। वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। सिंस द डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी एक्टिविटीज कैंसिल ईच अदर। In the medical practice, the term dextrose is used for glucose in solution. This is because of the dextrorotatory nature of glucose. अब हमने पढ़ लिया, अब हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, याद किया, लिख लिख के याद किया। हमें हमेशा याद रहता है कि जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर है वो किसका है? ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज का जो नेचर है वो डी होता है, ठीक है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। लेकिन हम हमेशा ये भूल जाते हैं कि ग्लूकोज को जब भी हम मेडिकल प्रैक्टिसेस में यूज करते हैं तो किस फॉर्म में यूज करते हैं? किस टर्म में यूज करते हैं? डेक्स्ट्रोज के टर्म में यूज करते हैं। एंड इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि हम ड्रिप जब भी लगाते हैं किसी पेशेंट को तो हम क्या ट्रांसफ्यूज करते हैं उसे? डीएनएस। डी इज द डेक्स्ट्रोज एंड एनएस इज द नॉर्मल सलाइन। आपने अगर देखा है कभी तो देखना, ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एपीमर्स। अब हमने आइसोमर्स तो पढ़ लिए हैं, अब हम देखते हैं ये एपीमर्स क्या होते हैं। तो इफ two monosaccharides are different from each other in their configuration around a single specific carbon other than anomeric atom, they are referred to as epimers. वो एनोमेरिक नहीं होने चाहिए, एनोमर्स नहीं होने चाहिए। उन दोनों मोनोसेक्राइड्स अलग है, किसमें? कॉन्फ़िगरेशन में, और कहाँ पे? एक स्पेसिफिक कार्बन एटम्स के आसपास में। डायस्टेरोआइसोमर्स भी होते हैं। एंड डायस्टेरोआइसोमर्स क्या होते हैं? इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द स्टेरियोआइसोमर्स that are not mirror images of one another. वो दोनों एक दूसरे की क्या नहीं है? मिरर की इमेजेस नहीं है। अपन में देखा है फाइंड द डिफरेंस, खेला भी है हमने, फाइंड द डिफरेंस, दिस इज द सेम।
C2, C3, C4 will produce 8 different monosaccharides. ठीक है, C2, C3 और C4 क्या कर सकते हैं, 8 डिफरेंट टाइप के मोनोसेक्राइड्स को फॉर्म कर सकते हैं। एंड ये आउट ऑफ दीज ओनली 3 आर सीन इन ह्यूमन बॉडी, क्योंकि सभी मोनोसेक्राइड्स तो बॉडी में शो नहीं होते हैं। कौन कौन से दिखते हैं हमें, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड मैनोज। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर एपिमर्स, these both are, just wait, these both are apimers। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के एपिमर्स होते हैं। दिस इज द एपिमर्स। ठीक है, कैसे, एट द कार्बन ऑफ 4, C4 वाले कार्बन पे। एंड इफ बात की जाए ग्लूकोज एंड मैनोज की, तो वो कौन से कार्बन पे होते हैं, ग्लूकोज एंड मैनोज वो होते हैं सेकंड वाले कार्बन के ऊपर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे, व्हेन डी ग्लूकोज इज क्रिस्टलाइज्ड एट रूम टेम्परेचर and if fresh solution is prepared, its specific rotation of polarized light is plus 112 degree, but after 12 to 18 hours it changes to plus 52.5 degree. If initial crystallization is taking place at 98 degrees Celsius and then solubilized, the specific rotation is found to be plus 19 degree and which is also changed to plus 52.5 degree within a few hours. This change in rotation is called म्यूटा रोटेशन। अब ये म्यूटा रोटेशन क्या होता है, इसे हम बहुत सिंपल वर्ड्स में समझेंगे कि हमने क्या किया, डी ग्लूकोज लिया, उसे क्रिस्टलाइज किया रूम टेम्परेचर पर और एक फ्रेश सॉल्यूशन बनाया स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, या हम क्या कहते हैं उसे रूम टेम्परेचर पे हमने देखा। तो क्या हुआ, जब तक वो रूम टेम्परेचर पे था सॉल्यूशन, वो कितने टाइम में, प्लस 112 डिग्री, प्लस 112 डिग्री पर वो रोटेट हुआ। और 12 टू 18 हार्स बाद में वो चेंज हो गया कितने पर, 52.5 पर। लेकिन हमने जब इनिशियल क्रिस्टलाइजेशन, जो डी ग्लूकोज का क्रिस्टलाइजेशन था, ये हमने रूम टेम्परेचर पे ना कर किस पे किया, बहुत ज्यादा हैवी टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर, जस्ट लाइक 98 डिग्री सेल्सियस पर जब किया गया, तो हमने क्या देखा कि जो स्पेसिफिक रोटेशन हुआ था वो कहाँ पर हो गया है, जो पहले रूम टेम्परेचर पर प्लस 112 डिग्री पे हुआ था, वो अब प्लस 19 डिग्री पे ही हो गया है। एंड जिसे 52.5 डिग्री तक मूव करने में, रोटेट करने में 12 टू 18 हार्स लगे थे, वो अब कुछ ही घंटों में क्या हो गया है, 52.5 डिग्री तक रोटेट हो गया है। और इसी को हम क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन कहते हैं। देखिए डी ग्लूकोज जो है उसके 2 आइसोमर्स है, यहाँ आप देखेंगे डी ग्लूकोज, एंड इसके कितने आइसोमर्स है, 2 आइसोमर्स है, एनोमर्स है, सो सॉरी, कितने एनोमर्स है, 2 एनोमर्स है, अल्फा एंड बीटा। These anomers are produced by the spatial configuration with reference to first carbon atom। जो इनका ये फर्स्ट कार्बन एटम है ना, दिस वन, ये फर्स्ट कार्बन एटम है ना, इसी के बेसिस पे क्या है, ये अल्फा एंड बीटा है, प्रोड्यूस होते हैं एनोमर्स इन एल्डोजेस एंड सेकंड कार्बन एटम्स इन कीटोजेस। अगर वो एल्डोज है, जस्ट लाइक ग्लूकोज एल्डोज है तो फर्स्ट कार्बन एटम की वजह से, अगर वो कोई कीटोज है तो सेकंड कार्बन एटम की वजह से। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। Hence, these carbon atoms are known as anomeric carbon atoms। अगर आप एपिमर्स को देखना चाहते हो तो एपिमर्स वो सभी कार्बन्स है, किसे छोड़ के, एनोमेरिक कार्बन एटम्स को छोड़ के। मतलब एल्डोजेस में फर्स्ट वाला जो कार्बन है वो कभी एपिमर्स नहीं हो सकता, एंड कीटोजेस में सेकंड वाला कार्बन कभी भी एपिमर्स नहीं हो सकता है। Thus, alpha D glucose has specific rotation of plus 112 degree and beta D glucose has plus 19 डिग्री। मतलब जो रूम टेम्परेचर पे हुआ था वो क्या है अपना, वो अल्फा है, कौन सा, अल्फा डी ग्लूकोज। एंड जो हमने 98 डिग्री सेल्सियस पे किया था दैट इज द बीटा डी ग्लूकोज। बोथ अंडरगो म्यूटेट रोटेशन, तो हाँ जी बिल्कुल गए थे, एंड इक्विलिब्रियम 1/3 ऑफ
अब जब हमने इसको इक्विलिब्रियम पे किया तो हमने क्या देखा कि जो 1/3 हमने यहाँ पे देखा, हमने यहाँ पे देखा कि जो 1/3 है अपना, डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, जस्ट वेट। हमने देखा कि जो अपना 1/3 है वो 1/3 क्या टाइप, कौन से टाइप के थे, अल्फा टाइप के। 1/3 कौन से थे, अल्फा टाइप के थे, ठीक है। एंड जो बीटा है वो कितने थे, 2/3। हमने देखा कि जो अपना 2/3 है वो 2/3 क्या थे, 2/3 अपने बीटा टाइप के थे। ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है, ओके। द हेमी एसिटल, अब हम क्या देखते हैं, जो हेमी एसिटल्स होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एनोमेरिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, वो क्या करेगी, डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा एनोमेरिक आर डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट कार्बन एटम ओनली, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया है कौन से में, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को देख के। अब हम कहते हैं, अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि जो C2, C3 एंड C4 है उसके कितने हैं, 8 डिफरेंट टाइप के मोनोसेक्राइड्स फॉर्म किए थे, जिसमें से अपनी बॉडी में कौन से मिलते हैं, ओनली 3 मिलते हैं, ग्लूकोज, मेनोज एंड गैलेक्टोज। 8 डायस्टो आइसोमर्स है फॉर एल्डोहेक्सोज के लिए, जिसमें से C5 को हम देखें तो डी सभी डी एंड एल फॉर्म्स होती है। हेंस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है हेक्सोज का, C6H12O6, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज represent 16 different types of monosaccharides due to spatial arrangement of constituent groups. 16 isomers, 16 stereoisomers होते हैं किसके, ग्लूकोज के, एंड उसमें से each of them, उनमें से सभी एक एक के क्या होते हैं, 2 एनोमर्स होते हैं। तो टोटल कितने हो गए हैं, टोटल 32 आइसोमर्स होते हैं फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोज के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ग्लूकोज बनता कैसे है। हम पढ़ते हैं हेमी एसिटल, हेमी कीटल्स। तो क्या होते हैं ये हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल्स, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हेमी एसिटल्स को हम देखते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जब अटैच होता है, द फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल्स रिस्पेक्टिवली प्रोड्यूस्ड व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट्स अल्कोहल। तो एल्डिहाइड जब अल्कोहल के साथ अटैच होगा तो हेमी एसिटल बनेगा, और जब कीटोन अल्कोहल के साथ अटैच होगा तो वो क्या बनाएगा, हेमी केटल बनाएगा। द हाइड्रोक्सिल मतलब OH ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड्स कैन रिएक्ट विद इट्स ओन एल्डिहाइड। ये जो OH ग्रुप है वो क्या कर सकता है, अपने ही एल्डिहाइड के साथ में क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है, या कीटो फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्ट कर सकता है और हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल ग्रुप को बना सकता है। Thus, the aldehyde group of glucose at C1 reacts with alcohol group at C5। तो ये आपको पता होना चाहिए, C1 की रिएक्शन होती है C5 से to form two types of cyclic hemi acetals, namely alpha and beta। एनोमर्स क्या होते हैं, एनोमेरिक तो हमने देख लिया, एनोमेरिक कार्बन्स होते हैं, बट एनोमर्स क्या होते हैं, ये जो अल्फा एंड बीटा साइक्लिक फॉर्म्स होती है डी ग्लूकोज की, दे आर एनोमर्स। They differ from each other in the configuration only around C1 carbon atom, that is known as anomeric carbons। एनोमेरिक कार्बन के बेसिस पर जिसे हम डिफरेंशिएट करते हैं दैट इज एनोमर्स, और जो अल्फा एंड बीटा टाइप्स के होते हैं। In case of anomers, the OH group held by the OH group is held by anomeric carbon is on the opposite side of the group CH2OH of sugar ring। ठीक है, नीचे आप देख सकते हैं इनका डायग्राम भी। The reverse is true for anomers। ठीक है, ओके। The next one is the anomers differ in certain physical and chemical properties because अल्फा एंड बीटा दोनों की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। सबसे पहले हमने यहाँ देखा था स्टेरियो आइसोमर्स, देन उसके बाद में हमने देखी ऑप्टिकल एक्टिविटी
एपीमर्स, एनोमर्स, साथ ही में हमने क्या देखे, फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटर्स एंड हेमी कीटल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे नेक्स्ट टॉपिक। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।